नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो कांग्रेस पार्टी के हैंडल से एक पोस्ट जो है वो जारी किया गया था सुप्रिया सिन्नेत की तरफ से, जिसमें आपको पता होगा गायब वाला पोस्टर, और फिर उसके बाद में कांग्रेस पार्टी को उसको हटाना भी पड़ा था। सीधे तौर पर हमला बोला गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। और इस देश में जिस तरीके से एक विकृत मानसिकता जिसको हम कह सकते हैं, ऐसे लोग भी रहते हैं जो आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसने लगे थे, क्योंकि उनको लगा था कि अब जो है वो नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोला जा सकता है। और जब तक पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब तक लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर रखा। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री ने, या हम कहें कि हमारी जो सेना थी उसने एयर स्ट्राइक किया, उसके बाद में इनके होश उड़ने लगे। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें आप राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को अगर आप देखोगे कि वो कैसे खड़े हैं, जैसे किसी के जनाजे से वो बाहर निकल कर आए हो, तो जहां खुश होना था वहां पर वो दुखी हो गए। और ऐसा नहीं है, ये एक अजीब सी जो मानसिकता है वो इस देश में चलती आ रही है। कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत और पाकिस्तान का जब मैच होता है तो उनको भारत की हार से खुशी मिलती है। अगर मोहम्मद शमी भारत के लिए विकेट ले लेता है और वो विकेट अगर पाकिस्तान का लेता है तो इन लोगों को दुख होता है, ये ट्रोल करते हैं मोहम्मद शमी को। ये वो कौम है, ये वो लोग हैं, उस कौम के अलावा भी कुछ ऐसे लोग हैं जो, सोफिया कुरैशी आपको याद होगी, ये उनको भी कभी ये नहीं कहते हुए नजर आए कि इन्होंने जो है वो बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जब गायब वाला पोस्टर जारी किया गया, और इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है वो आपको पता है सुप्रिया सिन्नेत। और सुप्रिया सिन्नेत के बारे में हम बहुत बार जो है वो चर्चा भी कर चुके हैं कि जो हर टीवी चैनल्स पे, मीडिया चैनल्स पे आकर एंकर को जो है वो, जिसको कहें कि पक्षपातपूर्ण पत्रकारिता के लिए दोष देती है, वो खुद किस पैसे से थी, और अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने जिस तरीके से इस्तीफा दिया, अगले ही दिन उन्होंने जो है वो पार्टी ज्वाइन कर ली। तो ये भी एक जो है वो बड़ा सवाल है। लेकिन बावजूद इसके जब हम इस पे आगे बढ़ते हैं तो आज सुप्रिया सिन्नेत का जो पोस्टर बॉय है, पोस्टर बॉय मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 2024 की आंशिक सफलता को बहुत बड़ी विक्ट्री के रूप में दिखाने वाली सुप्रिया सिन्नेत क्या अब एक पोस्टर जारी करने की हिम्मत रख सकती है जिसमें वो राहुल गांधी को, बिहार को लेकर गायब वाला जो पोस्टर है वो जारी कर सके। आप सोचकर देखिए, एक तरफ जहां कर्नाटक में एक बड़ी क्रांति जो है वो सामने है, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया। सिद्धारमैया ने एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर आलाकमान चाहेगा तो वो अपना कार्यकाल जो है वो पूरा कर सकते हैं 5 साल के लिए। और ये सब कुछ ज्यादा समय नहीं बचा, ये सब कुछ होने वाला है बिहार के चुनाव परिणाम के बाद में। और ऐसा नहीं है कि ये सिद्धारमैया ने कहा, डीके शिव कुमार दिल्ली आए थे, क्योंकि 2.5 साल की जो टर्म का जो वादा किया गया था डीके शिव कुमार से, और डीके शिव कुमार कांग्रेस पार्टी के लिए रिसोर्सेज जुटाने में सबसे आगे नजर आते हैं। अब ऐसी कड़ी में जहां डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, और आप देखिए जी परमेश्वर जो उनके गृह मंत्री है, उनका स्टेटमेंट भी आप उठाकर देखिए, वो भी लगातार जो है वो हाईकमान की बात करते हुए नजर आते हैं कि कांग्रेस हाईकमान जो है वो इसके ऊपर फैसला लेगा। अब ऐसी सूरत में मल्लिकार्जुन खड़गे भी ये कह चुके हैं कि कांग्रेस का आलाकमान जो है वो फैसला लेगा। तो सवाल यह होता है कि कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के आलाकमान का हिस्सा नहीं है, और अगर कांग्रेस पार्टी का आलाकमान का हिस्सा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है तो इसका मतलब एक ही नजर आता है, वो है राहुल गांधी। तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी
इसलिए हम जो है वो लगातार, आपने देखा होगा मैं हर वीडियो में बात करता हूं राहुल गांधी कांग्रेस की। मैं इसलिए करता हूं क्योंकि सोनिया गांधी की कांग्रेस अलग है, राहुल गांधी की कांग्रेस अलग है। राहुल गांधी की कांग्रेस को अगर बिहार के कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं तो वो नजर आई थी वोटर अधिकार यात्रा में। आप देख लीजिए पप्पू यादव, उससे पहले कन्हैया लाल। आप मुझे बताइए ऑनेस्टली, इस वक्त कन्हैया कुमार कहां है और क्या कर रहे हैं, क्या आपको पता है? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम, कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम ने जो किया कांग्रेस पार्टी में, जिस तरीके से केसी वेणुगोपाल के ऊपर आरोप लगे थे हरियाणा में विधानसभा चुनावों को टिकट बेचने के लिए और अपनी महिला मित्रों को, और आरोप ऐसे लगे थे जिसमें अय्यासी की बात भी जो है वो सामने निकल कर आई थी। तो कृष्णा अल्लावरू को पटना एयरपोर्ट के ऊपर राजेश राम और कृष्णा अल्लावरू के ऊपर जो हमला बोला गया, और हमला करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, जेडीयू के नहीं थे, वो कांग्रेस पार्टी के ही थे, ना वो आरजेडी के थे। तो आप स्थिति को समझने की एक बार कोशिश करिए कि एक पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा, एक पोस्टर बॉय, लगभग 56-57 दिन से बिहार से बिल्कुल दूर है, और अब उसकी टीम भी जो है वो बिल्कुल दूर नजर आती है। तो अब जो है वो मामला संभाले हुए हैं अशोक गहलोत। अब अशोक गहलोत को अगर आप ये सोचे कि अशोक गहलोत को क्रेडिट देना चाहिए कि अशोक गहलोत ने सब कुछ ठीक कर दिया, नहीं। अशोक गहलोत ने लालू प्रसाद की हां में हां मिलाया, जो लालू प्रसाद यादव पहले चाहते थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए, तेजस्वी यादव। और जब से मुख्यमंत्री का चेहरा, क्योंकि राहुल गांधी 16 दिन की वोटर अधिकार यात्रा में एक बार भी उन्होंने अपने मुंह से यह नहीं कहा कि तेजस्वी यादव को सीएम फेस होना चाहिए, वो लगातार उस बात को टालते रहे। कृष्णा अल्लावरू लगातार जो है वो इस बात को टालते रहे। वजह कुछ भी हो सकती है, वजह यह भी हो सकती है, मैं इसमें भी जो है वो मुझे लगता है कि कहीं भी कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, कोई गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। यह बड़ी वजह हो सकती है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने से गैर यादव जो समाज है वो वहां के लोगों की, क्योंकि एक समर्थक वर्ग जो आरजेडी का है, जो दूसरों के ऊपर अत्याचार करता है, जिसको हम जंगल राज की परिभाषा देते हैं, तो उससे उसके खिलाफ ना हो जाए, यह एक बड़ा कारण जो है वो माना जा सकता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को अपने घुटनों पर तो लाके खड़ा कर दिया, लेकिन उससे भी आगे और बड़ी बात यह है कि एक क्षेत्रीय दल है और एक राष्ट्रीय दल है, और राष्ट्रीय स्तर की और सबसे पुरानी पार्टी इस देश की। तो आप देखिए कि महागठबंधन की तरफ से जो मैनिफेस्टो जारी किया गया उसमें राहुल गांधी का इंतजार तक नहीं किया गया, और मैनिफेस्टो जारी करने वाले कौन है? पवन खेड़ा। तो आपको यह जो है वो विश्लेषण, आकलन करना पड़ेगा कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी में, और ये जो खबरें हैं ये 14 नवंबर के बाद में आना शुरू होगी कि आखिर इनका चक्कर क्या चल रहा है, चाहे वो सोनिया गांधी का गुट हो, चाहे राहुल गांधी का गुट हो। लोग अभी इस बात को हो सकता है कि वो स्वीकार ना करे, लेकिन ये बहुत सारी बातें जो है वो हार के बाद एक दूसरे के ऊपर ठीकरा जब फोड़ने की बारी आएगी, इस महागठबंधन का जो है वो पलटवार, या हम कहें कि जब ये लठबंधन में बदल जाएगा, तब समझ में आएगा कि आखिर में हुआ क्या था। तो राहुल गांधी बिल्कुल गायब है, मैनिफेस्टो से गायब है, बिहार के चुनाव से गायब है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं आज के इसमें तारीख में, तो अब जो है वो राहुल गांधी कमान संभालने वाले हैं, लेकिन कितने दिन के लिए? आप सोचकर देखिए कि चुनाव के लिए कितने दिन बचे हैं, और मुकाबला करते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। और मजे की बात आप देखिए कि तेजस्वी यादव एक बार भी कांग्रेस पार्टी का नाम लेते हुए नजर नहीं आते। हालांकि जो मैनिफेस्टो में जो 25 वादे जो किए गए थे, उन वादों में अगर आप देखोगे तो विजन जो है वो साफ तौर से आरजेडी और महागठबंधन हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, उसका दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? कर्नाटक में जब कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था तो मैनिफेस्टो में इसी तरीके के कुछ वादे किए गए थे, लेकिन आज कर्नाटक सरकार के ही मंत्री, या हम कहें कि डीके शिव कुमार, खुद ये कहते हुए नजर आते हैं कि उनको इन शर्तों को पूरा करने के लिए पैसा नहीं है। तो राहुल गांधी मैनिफेस्टो से तो नजर है, गायब है, कांग्रेस पार्टी गायब है। आपने देखा अब तो पोस्टर से भी जो है वो राहुल गांधी को हटा दिया गया है, सिर्फ तेजस्वी यादव के पोस्टर लगते हैं। तो तेजस्वी यादव का जो खेमा है वो बड़ा खुश है,
और उनको लगता है कि जो वादे कर सकते हैं वो कर देने चाहिए। अब आप सोच कर देखिए, जिस राज्य का कुल बजट 3 लाख करोड़ का है, उसमें क्या क्या वादे किए जा सकते हैं। 200 यूनिट बिजली जो है वो फ्री देने का वादा, हां, इसको कुछ हद तक जो है वो पूरा किया जा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं नहीं कहता कि ये जो है वो पूरा ही गलत है। इसके अलावा महिलाओं को 2,500 महीना जो है वो 1 दिसंबर से, ये तेजस्वी यादव का जो है वो कहना है, जिसके ऊपर लगभग जो है वो खर्चा अगर आप सालाना देखोगे तो 1 लाख करोड़। ये थोड़ा सा जो है वो आपको सोचना चाहिए कि क्या ये थोड़ा मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये मुकाबला जो है वो भारतीय जनता पार्टी से करते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अगर आप 1990 के बाद में मैनिफेस्टो को देखेंगे तो उनके जो मुद्दे रहे हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर से धारा 370 को उठाना, ये मैनिफेस्टो का पार्ट हुआ करता था। इसके अलावा राम मंदिर के आप मुद्दे की बात कर सकते हैं, वो जो है वो कंप्लीट हुआ। इसके अलावा जो है आप देखिए, अभी ताजा उदाहरण देखिए, दिल्ली की जनता से वादा किया गया था कि यमुना की सफाई होगी, और इस बार छठ का जो पर्व है वो दिल्ली में किस तरीके से मनाया गया। और ये जो है वो मोदी ने, नरेंद्र मोदी ने खुद ये बात कही थी कि ये मोदी की गारंटी है। तो मुझे लगता है कि वादा वो ही करना चाहिए जिसको पूरा किया जा सके। तो एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 2 बड़ी घोषणाएं हम देख सकते हैं। एक, वेतन आयोग की सिफारिशों के लिए एक कमेटी जो है उसका गठन कर दिया गया है 8वें वेतन के लिए, और 1 जनवरी 2026 या हम कहें कि 2026 से वो लागू हो जाएगा। हो सकता है उसके बाद में, क्योंकि 18 महीने का एक पूरा इसके लिए ड्यूरेशन रखा गया है जिसमें ये रिपोर्ट सौंपेगी, तो उसके बाद में एरियर जो है वो एक मुश्त भी आ सकता है या फिर किस्तों में भी आ सकता है। और दूसरा, जहां नरेंद्र मोदी के ऊपर सरेंडर का जो बोला जाता है कि अमेरिका के सामने नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया, तो अब तक जो विमान जो बनाने वाली कंपनियां थी, जिसमें अमेरिका की 2 कंपनियां, एयरबस और दूसरी आपको पता होगा बोइंग, जिसका पूरी दुनिया में एक तरफा राज हुआ करता था, और भारत के ऊपर दबाव बनाया जाता था कि रूस का वो आर्थिक सपोर्ट ना करे, मतलब कुछ खरीदारी ना करे। तो नरेंद्र मोदी ने कल जो है वो रशिया के साथ एक डील की है, और डील ये है कि अब भारत की जो कंपनी है HAL, जिसको बर्बाद करने के आरोप जो है वो राहुल गांधी पहले ही लगा चुके हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर, वो हॉल, HAL और UAC जो रशिया की कंपनी है, अब ये मिलकर जो है वो विमान बनाएगी, और ये सारे विमान जो है वो भारत में ही बनेंगे। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक तुलना जो आपको करनी चाहिए कि सरेंडर, जो व्यक्ति तेजस्वी यादव एक क्षेत्रीय दल के सामने घुटनों पर आ जाएं, तो सरेंडर किसने किया, और एक जो सीधे अमेरिका से टक्कर लेते हुए दिखता है, जो टैरिफ वॉर के आगे भी नहीं झुका, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब आते हैं दूसरे इसी वादों के ऊपर। तो जब वादों की बात की जाती है तो 3 लाख में आपने देखा होगा, मैं कुछ 4-5 वादों की बात कर रहा हूं। एक वादा किया गया कि हर घर में सरकारी नौकरी दी जाएगी। कैसे संभव है? क्या इतनी सरकारी नौकरियां है? पहला सवाल, क्योंकि जनसंख्या कितनी भी बढ़ जाए, तहसीलदार उतने ही रहने हैं, पटवारी उतने ही रहने हैं, थोड़े बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, आप जनसंख्या के अनुपात में वो पोस्ट बढ़ा नहीं सकते। लेकिन फिर भी यह वादा किया गया है, और अगर इसके आकलन की हम स्टडी करते हैं तो यह अकेला खर्चा जो है वो सरकारी नौकरी वाला, वो बजट का 9 लाख करोड़ चला जाता है। तो जहां जिस राज्य का बजट 3 लाख करोड़ है, उसमें से 9 लाख करोड़ का वादा करना, यह अपने आप में थोड़ा हास्यास्पद है। इसका मतलब यह है कि आरजेडी को यह अच्छे से पता है कि इस बार भी वो फाइट में नहीं है। पिछली बार थी, कांग्रेस पार्टी ने उसकी नैया जिस तरीके से डुबोई है, अब वो फाइट में नजर नहीं आती है। दूसरा, मुफ्त बिजली, जिसमें लगभग जो है वो 36,000 करोड़ का, ये जो है वो दिखता है कि हां ये संभव है कि इस बजट में किया जा सकता है, क्योंकि इसमें सब्सिडी देना और भी कुछ प्रावधान होते हैं। और फिर उसके बाद में है 2,500 रुपए, तो 2,500 रुपए महिलाओं को दिया जाना, तो कम से कम अरविंद केजरीवाल से जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के वादे लेकर आने वाला एक ही पार्टी, आम आदमी पार्टी, और वो है अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में महिलाओं से वादा किया गया था कि सरकार में सत्ता में आते ही 1,000 रुपए दिए जाएंगे,
3 साल पूरे हो गए, पंजाब की महिलाओं को इंतजार है कि 1,000 रुपए कब मिलेंगे। और पंजाब की महिलाएं आम आदमी पार्टी के ऊपर अब झाड़ू मारने के लिए तैयार बैठी है। दिल्ली में क्या वादे किए गए थे और क्या हालत हुई वो दिल्ली की जनता जानती है, कहने की जरूरत नहीं है। तो कम से कम अरविंद केजरीवाल से यह जरूर सीखना चाहिए था इस गठबंधन को। और फिर उसके बाद में एमएसपी की गारंटी। एमएसपी किया जा सकता है, मुमकिन इसको हम कहें कि नामुमकिन है, नहीं, ऐसा नहीं है, किया जा सकता है। बड़े होमवर्क के बाद में इसको भी किया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो खर्चा आता है वो लगभग 10,000 करोड़ से ऊपर जाता है। और फिर आता है ओल्ड पेंशन स्कीम। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ओल्ड पेंशन स्कीम की जब बात कर रहे हैं पेंशन के लिए तेजस्वी यादव, तो आरबीआई ये कहता है कि एनपीएस से ओपीएस में जाने का मतलब है 4 गुना बजट बढ़ जाना। तो इस वक्त बिहार में जो पेंशन का जो बजट है वो 33,000 करोड़ रुपए है। तो अगर आप इसको 4 गुना कर देते हो तो ये 1.5 लाख करोड़ के आसपास चला जाता है। तो 3 लाख का बजट जिसका राज्य का है, उस बजट में इतने वादे कैसे पूरा कर सकते हैं अगर वो सत्ता में आ जाए तो। और फिर ये बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो है वो बिहार में लालू यादव ने आने ही नहीं दिया कि वो बिहार में आकर दंगा करवाए। तो मैं ये कहता हूं कि आरएसएस की जरूरत ही नहीं थी। कोई ये पूछे कि तेजस्वी यादव के मामा का क्या नाम है, साधु यादव, और साधु यादव का जो सरकारी बंगला था क्वार्टर नंबर 12, उसमें एक कार थी जिसमें 2 जली हुई लाशें मिली थी। वो किसकी थी? वो तो आरएसएस से नहीं थे, वो तो बीजेपी से नहीं थे, वो तो बंगला भी साधु यादव का था। तो आप सोचकर देखिए कि यहां पर कथनी और करनी में क्या अंतर है। लेकिन एक बात जो है वो माननी चाहिए कि आरजेडी, लालू यादव और तेजस्वी यादव ने अपनी शर्तों के ऊपर राहुल गांधी को सरेंडर घुटनों पर ला दिया। और सुप्रिया सिरनेत का जो पोस्टर गायब वाला था, उस पोस्टर पे, इस पोस्टर बॉय को बिहार की राजनीति से लगता है कि गायब सा कर दिया। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।